नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। संकीर्ण सोच समाज को जड़वत बनाती है। दैनिक भास्कर। राम मंदिर पर विपक्ष का रुख वाकई हैरान करने वाला है। सरकार की गारंटी पूरी करने के लिए 4 बड़े काम जरूरी। आर्थिक प्रगति में रोड़ा है रेवड़ियां। दैनिक जागरण। CBAM एक अवसर। विवेकानंद के दर्शन से कदम ताल। राष्ट्रीय सहारा। अब आर्टिकल विस्तार से। संकीर्ण सोच समाज को जड़वत बनाती है। दैनिक भास्कर। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगी रोक खत्म करने की बात कही, लेकिन जैसे ही भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया तो राज्य सरकार 24 घंटे में ही मुकर गई। भाजपा शासन में यह रोक लगी थी। जिस देश में बुनियादी शिक्षा और चिकित्सा सुविधा के हालात खराब हों, वहां अगर सरकारें यह तय करेंगी कि कौन क्या पहनेगा, खाएगा, पिएगा, तो इसका सीधा मतलब है कि प्राथमिकताएं गलत हैं। 70 साल के शासन में अगर IMF और WHO के अलावा सरकार की अपनी रिपोर्ट भी भयंकर कुपोषण की पुष्टि करती हो, तो वहाँ पहला काम होना चाहिए अपने नौजवानों के संपूर्ण पोषण पर ध्यान, ताकि अगले 70-80 वर्ष तक देश का भविष्य बेहतर हो। फिर उन्हें बेहतर शिक्षा देकर उत्पादकता में भागीदार बनाएं, जिसके लिए आधुनिक स्किल की जरूरत है। उद्योग आज एक स्वर में कह रहे हैं कि देश में कौशल की कमी है और जो कुछ प्रशिक्षण संस्थाओं में सिखाया जा रहा है वह 40 साल पुरानी टेक्निक्स पर आधारित है। लेकिन कहा जाता है कि बोर्ड के याचक राजनीतिक दल सही फैसले नहीं ले पाते हैं, क्योंकि याचना में नैतिक शक्ति नहीं होती है। जातिवाद, सांप्रदायिकता के अलावा संकीर्ण सोच समाज को जड़वत बनाती है। राम मंदिर पर विपक्ष का रुख वाकई हैरान करने वाला है। पवन के शर्मा, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद। इन दिनों पूरा देश ही 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में उत्सव मना रहा है। जब मैं पूरे देश की बात करता हूं तो मेरा मतलब में भारी बहुमत से है, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ लोगों के असहमत होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन जो बात मुझे आश्चर्यचकित और चिंतित करती है वो है इस महत्वपूर्ण अवसर पर भी इस सीमा तक हो रही राजनीति। श्री राम के बहुप्रतीक्षित धाम का निर्माण भाजपा का अपना प्रोजेक्ट नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिणाम है और इसीलिए यह एक गैर राजनीतिक घटना है। मंदिर निर्माण की देखरेख के लिए न्यायिक रूप से स्वीकृत ट्रस्ट का गठन किया गया था और वही उद्घाटन कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहा है। यह पद्धति मर्यादा पुरुषोत्तम के जुड़े मूल्यों के अनुरूप ही है, क्योंकि यह उचित प्रक्रिया का पालन करती है और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुरूप न्यायसंगत है। 1992 में भाजपा संघ के कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों द्वारा कानून को हाथ में लेकर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करना जरूर अमर्यादित था, क्योंकि वह गैर कानूनी तरीके से किया गया था। वास्तव में उस समय के शीर्ष भाजपा नेतृत्व, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी शामिल थे, ने उस घटना पर गहरा खेद जताया था। वो क्या भाजपा इस घटना से राजनीतिक फायदा उठा रही है? उत्तर जाहिराना तौर पर हाँ है, लेकिन ये स्वाभाविक भी है। मंदिर निर्माण का बीड़ा भाजपा संघ ने दशकों से उठा रखा था। शायद जब आडवाणी ने 1990 में रथ यात्रा शुरू की थी, तब उसकी प्रेरणा आस्था और राजनीति दोनों रही होगी, क्योंकि पार्टी को 1984 की अपमानजनक हार से उबरने के लिए एक मजबूत भावनात्मक मुद्दे की जरूरत थी। लेकिन आज इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब की जा रही है जब पार्टी बहुमत से सत्ता में है और उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई नेता कर रहे हैं। यह स्वाभाविक ही है कि इसका लाभ भाजपा को मिलेगा, खासकर तब जब उद्घाटन चुनाव की पूर्व संध्या पर किया जा रहा है। लेकिन मुझे विपक्ष के रुख पर ताज्जुब है। यदि उन्होंने मंदिर निर्माण को मंजूरी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, तो अब वे इसे केवल भाजपा का पार्टीगत मामला नहीं मान सकते। वास्तव में ये केवल एक ही तरीके से भाजपा को इससे होने वाले राजनीतिक लाभ का शालीनता से मुकाबला कर सकते हैं, और वह है इस बात पर जोर देना कि श्री राम सभी के हैं, उन पर किसी पार्टी या नेता का एकाधिकार नहीं है। लेकिन एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया का स्वागत करना और दूसरी तरफ उद्घाटन समारोह का न्योता ठुकराना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली राजनीति है। वास्तव में विपक्षी दलों का जोर तो श्रीराम पर भाजपा के बराबर ही दावा करने पर होना चाहिए था। उन्हें पुरजोर तरीके से कहना चाहिए था कि राम मंदिर उन सभी लोगों की जीत है जो श्रीराम में विश्वास करते हैं, ताकि उनका श्रेय लेने के लिए भाजपा के नैरेटिव को कमजोर किया जा सके। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी ऐसा करना उचित ही होगा। रामचरितमानस में जब श्रीराम वनवास के दौरान रहने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में मदद के लिए वाल्मीकि से पूछते हैं, तो ऋषि उत्तर देते हैं, पूछो मोह की रहो कहाँ, मैं पूछत सक चाहूं, जहाँ जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखावो ठाऊं। अर्थात आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ आवास बनाऊं, जबकि मैं आपसे आदर से कहता हूं कि पहले मुझे वह स्थान दिखा बताएं जहां आप नहीं हैं। लेकिन अफसोस है कि इस मुद्दे पर भी अरुचिकर राजनीति चल रही है। भाजपा भी दोषी नहीं है। उसके कुछ अति उत्साही सदस्य खुले तौर पर कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है, लेकिन किसे आमंत्रित किया जाए और किसे नहीं, इस पर जंग छिड़ी है। कांग्रेस ने समारोह में आने से इनकार कर दिया है। वह हमेशा की तरह दुविधा में थी और कि मंदिर का राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा की निंदा करे या उद्घाटन में भाग ले, या इसे धर्मनिरपेक्षता पर हमला कहे या न्याय यात्रा के माध्यम से इससे ध्यान भटकाए।
अखिलेश यादव एक अलग पटरी पर चले चले गए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल नहीं हो रही है। केवल में माकपा भाजपा को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पर हमला कर रही है और ओबीसी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सोच रहे होंगे कि मेरे नाम पर यह क्या क्या हो रहा है। श्री राम के धाम का निर्माण भाजपा का अपना प्रोजेक्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिणाम है और इसीलिए यह एक गैर राजनीतिक घटना है। मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट ही उद्घाटन कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहा है। सरकार की गारंटी पूरी करने के लिए 4 बड़े काम जरूरी है। विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील। बच्चे अच्छे अंकों से पास हों और स्कूल में टॉप ग्रेड भी रहें, इसलिए प्राचार्य सहित सभी शिक्षकों का योगदान जरूरी है। इसी तरह प्रधानमंत्री की गारंटी से 2028 तक देश को 5 ट्रिलियन और 2047 तक 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इन सभी संवैधानिक संस्थाओं को ठोस भूमिका निभानी होगी। नंबर 1, संसद। आम चुनाव में राम मंदिर की लहर के बाद अगले चुनाव के लिए काशी और मथुरा की थीम तैयार हो रही है। भाजपा में पालमपुर अधिवेशन में 1989 में राम मंदिर पर संसद से कानून बनाने की मांग की थी, क्योंकि आस्था से जुड़े मसले का अदालत में फैसला नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुलासा किया है कि अयोध्या फैसले के बाद जारी बेनामी परिशिष्ट पर 5 जजों की सहमति थी। इससे जाहिर होता है कि मंदिर जैसे मामलों का निपटारा करने में जजों की भी अनेक सीमाएं हैं। काशी और मथुरा में सिविल अदालतों से हिंदू पक्ष जीत गए तो भी 1991 के धर्म स्थल कानून की वजह से मस्जिदों को हटाना मुश्किल होगा। मध्यकालीन धार्मिक मुद्दों पर लंबे समय की मुकदमेबाजी से विदेशी निवेश और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रभावित होते हैं, इसलिए धर्मस्थल कानून के दायरे से काशी और मथुरा को बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बजाय सरकार को संसद के माध्यम से कानूनी बदलाव करना चाहिए। नंबर 2, सरकार। पीएम के अनुसार मोदी की गारंटी वाली विकसित भारत यात्रा कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल समेत कई विपक्षी राज्यों में केंद्र की योजनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप हैं। साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की 2930 हेल्पलाइन कारगर है। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 31 भाषाओं में टूरिस्ट गाइड मैप बन रहा है, जिसमें भारत की 22 और विदेशों की 9 भाषाओं में विवरण शामिल होंगे। उसी तरीके से घोटाला खत्म करने की और समाज के अंतिम पायदान पर सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने समाज की अंतिम पायदान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सुपर ऐप बनाने की जरूरत है। उसमें केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं की जानकारी, ऑनलाइन अप्लाई की सुविधा और लाभ नहीं मिलने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ हेल्पलाइन की सुविधा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट। नए कानूनों को सफल बनाने के लिए अदालतों के सिस्टम को ठीक करना जरूरी है, जिसकी शुरुआत जजों की नियुक्ति प्रणाली को ठीक करने से होनी चाहिए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से संसद में बनाए गए एनजेएसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में रद्द कर दिया था। उस फैसले के अनुसार कॉलेजियम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी में बदलाव करना था। पिछले 8 सालों में एमओपी फाइनल किए बगैर हजारों जजों की नियुक्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले महीने संसदीय समिति को दी जानकारी के अनुसार एमओपी पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। सरकारी हस्तक्षेप के बगैर एमओपी में बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट को उसे तुरंत लागू करना चाहिए। इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ जजों के फैसले की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। चुनाव आयोग। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में विदेशी टेक कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए ठोस एवं प्रभावी कानूनी ढांचे पर जोर दिया है। भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री जयंत सिन्हा ने एक लेख में चुनावी प्रक्रिया में एआई के खतरों का आगाह किया है, लेकिन पिछले कई साल की कोशिशों से साफ है कि ठोस और स्पष्ट कानून लागू होने के बजाय सरकार टेक कंपनियों को मनमाफिक तरीके से कंट्रोल करना चाहती है। इससे अराजकता के साथ चुनाव से जुड़े कानून बेमानी हो गए हैं। चुनाव आयोग सभी पार्टियों के आईटी सेल के खिलाफ लाचार है। हमारे प्रतिवेदन पर 10 साल पहले 2013 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के नियमन और खर्चों को जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था। उसे अपग्रेड करके सख्ती से लागू करने के बजाय आयोग ने 2019 के चुनाव में सोशल मीडिया से जुड़े ठोस नियमों को तिलांजलि दे दी। संविधान के अनुच्छेद 324 और आरपी एक्ट के तहत मिले अधिकारों के अनुसार आयोग को इस ठोस नियम और उन्हें लागू करने का सिस्टम बनाने की जरूरत है। तभी तक विदेशी कंपनियों के हस्तक्षेप के बगैर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से भारत में लोकतंत्र के साथ संवैधानिक व्यवस्था सफल हो सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 324 और आरपी एक्ट के तहत मिले अधिकारों के अनुसार चुनाव आयोग को ठोस नियम और उन्हें लागू करने का सिस्टम बनाने की जरूरत है। तभी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से संवैधानिक व्यवस्था सफल हो सकेगी। आर्थिक प्रगति में रोड़ा है रेवड़ियां। जीएन वाजपेयी सेबी और एलआईसी के पूर्व चेयरमैन हैं। दैनिक जागरण। बीते बीते दिनों कुछ विदेशी फंड मैनेजर से बात करने का अवसर मिला। वहां लघु एवं मध्यम अवधि की तेज वृद्धि से लेकर भारत की चौमुख प्रशंसा हुई, तो उन
जोखिमों पर भी चर्चा हुई जो संभावित वृद्धि के समक्ष कुछ खतरे उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास संघर्ष, ताइवान स्ट्रेट में संभावित टकराव और अन्य क्षेत्र में सीमा संबंधी टकरावों से उत्पन्न होने वाले भू राजनीतिक जोखिम शीर्ष पर थे। इसके बाद प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद चिंता के एक बड़े कारण के रूप में सामने आया। असल में उदार बाजार, स्वतंत्र उद्यम और लोकतांत्रिक ढांचे वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विषमता बढ़ने के अंतर्निहित जोखिम विद्यमान होते हैं। हालांकि ऐसी व्यवस्था में अर्थशास्त्री ट्रिकल डाउन थ्योरी की वकालत करते हैं, जिसमें आर्थिक वृद्धि का लाभ ऊपर से नीचे की ओर हस्तांतरित होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं का पूरा ध्यान किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने पर होता है। इसके लिए वे साम दाम दंडभेद जैसी हर संभव तरकीब का सहारा लेते हैं। एक प्रभावशाली लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल सामंतवादी दृष्टिकोण के साथ ही पनपती है, और जब भी वह पटरी से उतरती दिखे तो राज्य की शक्ति का उपयोग समता और निष्पक्षता को बहाल करने पर होने चाहिए। जब बढ़ती विषमता से आर्थिक राष्ट्रवाद और भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तब तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाती है। भारत राज्यों का एक संघ है। यहाँ राज्यों की स्वतंत्र विधायिका एवं न्याय राजनीतिक कार्यपालिका है। संविधान ने स्पष्ट कार्य विभाजन किया है। इसके तहत संघ सूची के विषयों पर केंद्र ही कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार विधि बनाती है। तीसरी समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाने की पहल कर सकती हैं। चूंकि भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, तो मतदाताओं के पास विकल्पों की कमी नहीं है। मतदाता अपनी पसंद एवं प्राथमिकता के आधार पर केंद्र और राज्यों में सरकारें चुनते हैं। इस पहलू ने प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद को बढ़ावा दिया है, जिसके चलते चुनाव में मुफ्त योजनाओं एवं आकर्षक पेशकशों की बाढ़ आ गई है, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया गया है। राज्य के सरकारी खजाने पर कर्ज के बोझ की स्थिति से व्यापक तस्वीर और बेहतर रूप से सामने आती है। वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमानों के अनुसार पंजाब का कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 53.3% था। इसके बाद राजस्थान, बिहार, केरल और बंगाल जैसे राज्य मौजूद थे, जिन पर कर्ज उनकी जीएसडीसी के 34 से 39% के दायरे में था। एफआरबीएम समीक्षा से जुड़ी एनके सिंह समिति ने अनुशंसा की थी कि यह अनुपात 25% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि आधे से अधिक राज्य इस सीमा को रेखा को लांघ चुके हैं। दुनिया के दूसरे कोने पर दृष्टि डालें तो अमेरिका और यूरोपीय संघ भी ऊंचे राजकोषीय घाटे की गिरफ्त में है। यह बढ़ती विषमता की विशेषकर कोविड महामारी के दौरान उठाए गए उपायों के चलते कर्ज का अंबार लगता गया। ऐसे में अनियंत्रित घाटा और कर्ज का सैलाब इन समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले साल कई देशों में चुनाव भी होने हैं। इस तथ्य को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान आईआईएफ ने चेताया कि भू राजनीतिक तनाव के बीच होने वाले चुनावों में भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में सरकारी उधारी बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है, जिससे वित्तीय अनुशासन बिगड़ सकता है। एक प्रभावी और स्पष्ट तंत्र के अभाव में राजकोषीय घाटा और कर्ज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रहे। एक वक्त दिवालिया होने की स्थिति में जा पहुंचे देश को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी तक रखना पड़ा था। ऐसी परिस्थिति में लोक लुभावनवाद को लेकर अपेक्षित रूप से सतर्क रहना बहुत आवश्यक हो गया है। चूंकि राजनीतिक दल किसी भी सूरत में सत्ता में बने रहने या उसे वापस पाना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्हें रेवड़ियों का सहारा लेने की भी कोई संकोच नहीं है। इसमें भी प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाओं के अधीन होड़ चल पड़ी है। इन रेवड़ियों से मतदाताओं को भले ही कुछ तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन बड़े दूरगामी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इससे राजस्व घाटा और कर्ज बढ़ता है, तो उस पूंजीगत निवेश के लिए बहुत सीमित संसाधन बचते हैं, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कहीं अधिक आवश्यक होता है। पूंजीगत निवेश के अभाव से पिछड़ापन हावी रहता है। 6 दशकों तक देश ऐसी ही स्थितियों से जूझता रहा। ऐसे में रेवड़ियों का लंबा चलने वाला सिलसिला अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी से उतार सकता है। इस स्थिति से बचने का यही उपाय है कि राजनीतिक दल अपने स्तर पर संयम का परिचय दें। इन रेवड़ियों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक वस्तुएं एवं सेवाएं पहुंचाने का विचार तो अच्छा है, लेकिन ये काम राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति के अनुरूप ही करना चाहिए। यदि बेहिसाब तरीके से चुनाव रेवड़ियां बांटी गई, तो अंततः वही परिणाम निकलेगा जो ऐसा दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखने को मिला है। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की हैसियत कमजोर होती है, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ता है। भारत में ऐसी स्थितियां बनने के 2047 तक विकसित राज्य बनने की उसकी आकांक्षा पर तुषाराघात हो जाएगा। यह अच्छी बात है कि केंद्र की मौजूदा सरकार इसे लेकर चिंतित है और उसे अपने स्तर पर अभी तक स्थितियों को नियंत्रण में रखा है। हालांकि यदि चुनावी घोषणाओं का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो आगे की आर्थिक राह फिसलन भरी हो सकती है। अपने यहाँ करोड़ों की आर्थिक बदहाली को देखते हुए हमें सदैव विवेक के साथ काम करना होगा। यदि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना ही लक्ष्य है, तो राज्य को उन्हें तात्कालिक मदद के जरिए खुद पर आश्रित करने के बजाय वृद्धि के ऐसे पौधे रोपने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे लोगों को निरंतर रूप से फल प्राप्त होते रहें।
धन्यवाद। CBAM एक अवसर बिजनेस स्टैंडर्ड। वर्ष 2023 के मध्य में जब से यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) की घोषणा की, तब से भारतीय उद्योग जगत ने खुलकर इसके प्रति अपने पूर्वाग्रह जताए। यह व्यवस्था आयात पर उत्सर्जन शुल्क लगाती है। सलाहकार सेवा प्राइज 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 वाटर हाउस कूपर्स PwC द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और कारोबारी संचालन यानी ESG में कर पारदर्शिता को लेकर हुए एक हालिया सर्वेक्षण में 67% प्रतिक्रियाओं में कहा गया कि CBAM उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है। ये आशंकाएं गलत नहीं है। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने अनुमान लगाया कि इससे कर लागत बढ़ने और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ने से यूरोपीय संघ को होने वाले 43% भारतीय निर्यात प्रभावित होगा। यूरोपीय संघ हमारा दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। उदाहरण के लिए इस्पात क्षेत्र में भारतीय मिलों का कार्बन उत्सर्जन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक है। इसलिए कुछ अनुमानों के मुताबिक CBAM व्यवस्था में इसकी कीमत 56% तक बढ़ सकती है। कार्बन बॉर्डर टैक्स जनवरी 2026 से लागू होगा। यह 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 55% कमी करने के लक्ष्य का हिस्सा है, परंतु भारतीय निर्यातकों को पहले से ही जटिल अनुपालन चुनौतियों का अंदाजा हो गया है। ऐसा अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संघ के साथ उत्सर्जन डेटा साझा करने के लिए 7 कार्बन संघ क्षेत्रों की कंपनियों की अनिवार्य परीक्षण अवधि के शुरुआत के साथ ही हो गया। अधिकांश भारतीय कंपनियां CBAM की एक संरक्षणवादी उपाय मानती हैं और इसकी वजह भी है। भारत सरकार बहुपक्षीय मंचों पर इसके खिलाफ अपील करने का विचार कर रही है। यह अपील साझी किंतु विभेदित जवाबदेही के सिद्धांत के तहत की जा रही है। टीकाकारों ने भी सुझाया है कि भारतीय कंपनियां अपने निर्यात बाजार में विविधता लाएं और उन देशों को निर्यात बढ़ाएं जहां उत्सर्जन के मानक इतने सख्त नहीं है। उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को निर्यात बढ़ाया जा सकता है। ये उचित और आवश्यक प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इनमें समय लग सकता है। परंतु वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं की और इस कवायद की जरूरत को देखते हुए भारतीय उत्पादकों के लिए बेहतर यही होगा कि वे अधिक सक्रियता दिखाते हुए CBAM की चुनौती से पार पाने के तरीके तलाशने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर CBAM के लक्ष्यों में से यह सुनिश्चित करना कि यूरोपीय संघ ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर बदलाव आए। PwC का अध्ययन दिखाता है कि अधिकांश कंपनियां इस बात को समझती हैं कि शुरुआती बदलाव में जोखिम कम करने के अवसर निहित हैं। सर्वे में शामिल आधी कंपनियों ने कहा है कि उनकी विशुद्ध शून्य की प्रतिबद्धता है और वे सक्रिय ढंग से ऐसे तरीके तलाश कर रही हैं ताकि उन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। जिनमें से करीब आधी कंपनियों ने 2030 तक विशुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। कार्बन सघन उद्योगों मसलन स्टील, सीमेंट और उर्वरक आदि में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में हो रहे परिवर्तन में भी इसे महसूस किया जा सकता है। आंशिक तौर पर ऐसा राज्य के स्वामित्व वाली ग्रिड बिजली आपूर्ति की संरचनात्मक कमी को दूर करने के लिए तथा आंशिक तौर पर कम लागत वाले SESG फंड तक पहुंच बनाने के लिए किया जाता है। अन्य कंपनियां हरित हाइड्रोजन तकनीक का परीक्षण कर रही हैं। इस बदलाव का तात्कालिक परिणाम ऊंची लागत के रूप में सामने आ सकता है, लेकिन दीर्घावधि में भारतीय उद्योग जगत के पास ये अवसर है कि वह अधिक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में सामने आए। देश का हालिया औद्योगिक इतिहास दिखाता है कि कंपनियों को ऐसी चुनौतियों से लाभ हुआ है। उदाहरण के लिए सन 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश के संगठित कालीन बुनाई उद्योग ने जर्मनी द्वारा बाल श्रमिकों के तैयार किए गए तथा कैंसर कारक रंगों के कालीनों पर आयात प्रतिबंध लगाने के बाद तत्काल सबक ले लिया। आज इस इलाके में ये दोनों समस्याएं नहीं नजर आती। भारत स्वयं उन कपड़ों के आयात पर रोक लगा चुका है जो जिनमें एजो डाई का इस्तेमाल होता है। CBAM भी ऐसा ही अवसर हो सकता है जिसके जरिए कम कार्बन उत्सर्जन के साथ बड़ी छलांग लगाई जा सकती है। विवेकानंद के दर्शन से कदमताल राष्ट्रीय सहारा। शिव प्रकाश भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं। कोलकाता में के विश्वनाथ दत्त एवं भुवनेश्वरी देवी के सम्रान परिवार में 12 जनवरी 1863 को एक बालक का जन्म हुआ। भगवान शिव की तपस्या के बाद जन्मे इस बालक को बचपन में नाम मिला नरेंद्रनाथ दत्त। इस बालक को प्रेम से परिवार के लोग नरेंद्र नाम से बुलाते थे। संन्यास दीक्षा के बाद नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। 11 सितंबर 1893 को शिकागो, अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम के ऐतिहासिक भाषण से यह संत संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। स्वामी जी का यह भाषण हिंदू धर्म की विशेषताओं एवं मान्यताओं को विश्व भर में पुनर्प्रतिष्ठित करने में सफल हुआ। गुलामी के कालखंड में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में स्वाभिमान जगाने का कार्य किया। अस्पृश्यता निवारण, अशिक्षा को दूर करना,
उद्योगों का विकास एवं महिला उत्थान जैसे अनेक विषयों पर उन्होंने भारत के विकास की नई दृष्टि दी, जो आज भी हमारे लिए प्रेरक मार्गदर्शक है। भोग विलासिता एवं सांप्रदायिकता के संघर्ष में फंसे वैश्विक समुदाय को भी उन्होंने विश्व शांति का मार्ग दिखाया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की एक छाप दिखाई देती है। विद्यार्थी काल से ही मोदी रामकृष्ण मिशन राजकोट से जुड़ गए थे। राजकोट शाखा के तत्कालीन प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद से उन्होंने संन्यास दीक्षा की इच्छा भी व्यक्त की। स्वामी आत्मस्थानंद ने ही उन्हें समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी है। प्रेरणा ही प्रधानमंत्री के लिए गरीब कल्याण एवं स्वाभिमानी समृद्ध भारत करने की प्रेरणा बन गई। रामकृष्ण मिशन के साथ उनका संबंध आज भी जीवंत बना है। स्वामी विवेकानंद गुलामी की मानसिकता के संबंध में कहते हैं, परतंत्रता रूपी इस अंधकार ने भारत के स्वाभिमान को ऐसा ग्रहण लगाया कि भारतवासी आत्मविश्वास ही खो बैठे। आत्महीनता का परिणाम यह हुआ कि हमारे महापुरुष इतिहास का ज्ञान, कला एवं संस्कृति सभी में दोष देखने की प्रवृत्ति एवं विदेशी नकल को आधुनिकता का पर्याय मान लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। अमृतकाल की इस बेला में उन्होंने प्रत्येक भारतीय को पंच प्रण का पालन करने का आग्रह दिया। इसमें भारतीय समाज को सभी प्रकार की गुलामी छोड़ने का भी प्रण है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इसी स्वाभिमान को जगाने के अनेक प्रयासों में से एक है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य की लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति चाहते थे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा एवं भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का संकल्प स्वामी जी के विचारों का शिक्षा में प्रकट रूप है। स्वामी विवेकानंद गरीबों की पीड़ा को देखकर व्यथित थे। अमेरिका के वैभव से भारत की गरीबी की तुलना करते हुए वे रात भर रोते रहे। इसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि अब हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए दरिद्र देवो भव। स्वामी जी ने भारत की उन्नति का घोषणा पत्र ही जैसे लिखा। उन्होंने कहा, इस देश को उठने दो, गरीब की झोपड़ी से, मल्लाहों की नौकाओं से, लोहार की भट्टियों से, किसान के खेत खलियानों से, मोचियों की झोपड़ी से, गिरकिंदराओं से यह देश तो यही बसता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घोषणा पत्र को साकार रूप देना प्रारंभ किया। समाज के अलग अलग वर्ग के गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की। स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, प्रत्येक गाँव को विद्युत आपूर्ति के लिए उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन आदि अनेक योजनाएं गरीब उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास, 1 करोड़ 36 लाख युवाओं के लिए कौशल विकास विभाग रोजगार उपलब्धि का माध्यम बना। 80 करोड़ लोगों के प्रति माह अन्न पहुंचाना गरीब की रोटी की समस्या का समाधान है। गरीब की रोटी के विषय पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गरीब को पहले रोटी दो तब गीता सुनाओ, क्योंकि उसकी आवश्यकता रोटी है। समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे छोटे छोटे शिल्पकार हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने भारत का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा कहा है। इनमें बढ़ई, लोहार, सोनार, सुतार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, धोबी आदि श्रेणी के लोग आते हैं। ऐसे वर्गों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 30 लाख परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ लोगों को सहायता मिलेगी। ठेला लगाकर एवं रेडी पटरी के माध्यम से सामान बेचने वाले वेंडर जैसे लघु उद्यमों के माध्यम से जीवन यापन करने वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराकर उनके घर में रोशनी पहुंचाने का कार्य किया गया है। शिकागो धर्म सभा के अवसर पर स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में शिव महिमा स्तोत्र के एक मंत्र को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा था, रुचि नाम वैचित्र्याद्रजु कुटिल नाना पतजुषाम नणामेको गम्यस्तमसि पैसा मर्णव एवं। समस्त धर्मों में एक ही परमात्मा का दर्शन, सबका लक्ष्य एक ही गंतव्य है, यह भाव उन्होंने व्यक्त किया था। संपूर्ण विश्व में योग की प्रतिष्ठा, कोरोना में जहान भी के आधार पर विश्व की सहायता, G20 में वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श वाक्य स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रस्तुत विचारों का प्रकटीकरण है। स्वामी विवेकानंद जी का यह आह्वान, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, को नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का आदर्श मान लिया। बिना रुके बिना थके यह कर्म योद्धा उत्कृष्ट भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में लगा है। हम सभी भारतवासी स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने कदम ताल मिलाएं एवं अमृत काल में भारत को समृद्ध, सुरक्षित, गौरवयुक्त, स्वाभिमानी भारत बनाकर भारत का विश्व का तमस हटाने का संकल्प लें। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।